हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों पहले हम लोग इस चैप्टर में जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोग बात किए थे डायमैग्नेटिज्म का मिशनर इफेक्ट के बारे में बात किया था हम लोगों ने। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की बात किया था हम लोगों ने। लेकिन अभी इससे आगे क्या है, क्लास और अभी दो क्लास हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के, जिनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, या एक और क्लास है जिसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हालांकि आप इससे आगे भी पढ़ते हैं, अगर अभी केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जाएंगे तो उससे थोड़ा सा और प्रिसाइज होकर पढ़ लेते हैं। फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरीमैग्नेटिज्म, इस तरह की भी क्लासेस उसमें क्लास के अंदर सब क्लास भी आते हैं। लेकिन हम लोग को अभी जो थोड़ा सा बात करनी है वो ओवरऑल पैरामैग्नेटिक नेचर क्या है मटेरियल्स का, उस पर बात करनी है। तो हम चलिए इस पर हम बात करते हैं कि ये पैरामैग्नेटिज्म क्या है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ रिलेशंस और लॉज ये हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करें, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी और भी वीडियोस में आएंगे, और आप पहले से चैनल से अगर जुड़े हैं तो वीडियोस को पूरा देखिए और उनको शेयर करिए अपने परिचितों के बीच, और लोगों तक शेयर करिए जिनको इसका फ़ायदा हो सकता है। इससे हमारे पास आपके सुझाव भी आएंगे, आपने सुझाव भेजते रहें ताकि और अच्छे से अच्छा इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। तो आइए देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेट्स क्या हैं। डायमैग्नेट्स के बारे में तो बोले थे कि यह अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड, ओके, फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड to a region of weaker field or relatively weaker field. But so paramagnetic substances are what? There is a class of substances which are known as paramagnetic substances, and these have properties opposite to diamagnetic substances. Okay, these substances are magnetized when they are placed in magnetic field, external magnetic field, but they are weakly magnetized. बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट नहीं बनते, लेकिन वीक मैग्नेट जरूर बनते हैं। एंड दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीकर फील्ड टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। और इन सब्सटेंसेस में क्या खास बात होती है, इनको हम बोलते हैं कि दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, ओके। यानी जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो भी वीकली मैग्नेटाइज होते थे, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, और दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। तो फील्ड की एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाना एक बात, दूसरा मैग्नेट से थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होना या वीकली अट्रैक्ट होना एक दूसरी बात हुई। वही चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, ये फील्ड में रखने पर, एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है तो ये वीकर फील्ड वाले रीजन से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फील्ड वाले रीजन की ओर जाना चाहते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ओके। सो स्टडी ऑफ सच सब्सटेंसेस इज पैरामैग्नेटिज्म। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर व्हाट, ओके, दीज आर वीकली attracted by magnets, one thing, okay. Weak tendency, okay. Paramagnetic substances have weak tendency to move from a region of weaker field
magnetic field, okay, magnetic field to stronger field, okay, when they are placed in the external non-uniform external field, okay, when they are placed in an external non-uniform field, external non-uniform field, ओके, तो ये इनकी ये टेंडेंसी हो गई। तो एक तो कह रहे हैं कि ये मैग्नेट से थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, सो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, दे हैव वीक टेंडेंसी to move from weaker field to the region of stronger field when they are placed in an external field, non-uniform external field, okay. And same thing, you can say weakly magnetized in the external field, okay, weakly magnetized, वही बात है, magnetized in the direction of external field, in the direction of external field, so these are common tendencies, common properties of paramagnetic substances. Constituent molecules of or constituent atoms of these substances have their own permanent dipole moment, एक चीज तो होती इनके भी। सो अदर कौन से मटेरियल्स हैं, ओके, कौन से मटेरियल्स पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं जिनके एटम्स का अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ओके। सो पैरामैग्नेटिज्म is shown by materials, कौन से मटेरियल्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ओके। मटेरियल्स विच constituents have their own permanent dipole moment। कौन सा डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा होता। तो फिर इनमें क्या होता है, जैसे ही फील्ड में रखते हैं तो इन डाइपोल्स पर टॉर्क लगता है, दे टेंड टू गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, बहुत ही जो नॉर्मल या हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, बहुत सारा रैंडमनेस होता है इनमें, बहुत सारी एनर्जी होती है, थर्मल एजिटेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, दे हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग अलाइंड, तो जल्दी से अलाइन नहीं होते। सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट पूरे पीस का, पूरे मटेरियल का क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए पूरा पीस क्या करता है, किसी तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है जनरली, ओके। इनमें जरूर होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, रूम टेम्परेचर या उससे हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड in different directions. So at normal temperature what happens, so here at room temperature, you can say room temperature
और हायर टेम्परेचर्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। ओके, एटॉमिक डाइपोल्स आर randomly oriented in different directions okay, giving zero net dipole moment of the sample। ओके, और मटेरियल, जो भी मटेरियल है, सैंपल है, उसका अपना जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसलिए क्या होता है, कुछ नेट डाइपोल मोमेंट और कुछ डाइपोल मोमेंट नहीं होता पूरे सैंपल का, और वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता है देखने में ऐसे। लेकिन क्या होता है, जब टेम्परेचर सफिशिएंटली लो है और एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर ये डाइपोल्स पर टॉर्क लगता है और उस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं जिधर की एक्सटर्नल फील्ड है। सो इफ एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, what happens, and temperature is sufficiently low, so if strong external field is applied, and temperature okay is sufficiently low, बहुत कम है, एक्सटर्नल टेम्परेचर या जो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, तो मटेरियल का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फील्ड बहुत स्ट्रांग अगर लगा दें तब क्या हो जाएगा, सभी डाइपोल्स पर टॉर्क लगेगा, सफिशिएंटली लो, देन एटॉमिक डाइपोल्स tend to get aligned okay in the direction of external field, okay, field giving rise net dipole moment the material of the piece of material, okay। तो ये डाइपोल मोमेंट उनका कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, थोड़े थोड़े लाइन होंगे, कुछ ना कुछ तो लाइन होंगे, सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट है। तो ये कैसा हो सकता है, अगर थोड़ा वीक फील्ड है, अगर फील्ड नहीं है, बाहर का फील्ड क्या है, ज़ीरो है, तो ये अलाइनमेंट कैसा है, कोई ऊपर है, कोई ऐसे नीचे है, कोई इधर है, कोई ऐसे है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई ऐसा है, कोई इधर है, ठीक है ना, कोई ऐसे है। तो ये फील्ड क्या है, ज़ीरो है, तो ये अलाइनमेंट क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में है। अगर कुछ फील्ड वीक फील्ड कर दें, बी इज नॉन ज़ीरो, ओके, बट वीक, यहाँ पर कम फील्ड लगा दें तो थोड़ा क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा
अपोजिट भी रहेंगे और कुछ ऐसे अलाइंड भी हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कुल मिला जुला के इधर की ओर थोड़े अलाइंड हैं, तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और बी स्ट्रॉन्ग है, बी नॉन जीरो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेम्परेचर कम है, तो क्या हो जाएंगे, ये सभी के डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह अलाइंड हो जाएंगे। दिस गिव्स व्हाट, नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। सो दिस इज अप्लाइड फील्ड हियर, applied field. So let us mark this thing, applied field is here, this is B, okay. So here no field is there and here again B is here. So this is external field, this is external field, non-zero field given, and here no field is applied in this case. So atomic dipoles, magnetic dipoles are aligned, are oriented randomly and they give no field resultant dipole moment, they give no resultant dipole moment to this piece. अगर आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में कोई मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो इनका अलाइनमेंट जो हो रहा है इनकी वजह से भी फील्ड होगा। बाहर का फील्ड जो था तो था ही, अलाइनमेंट की वजह से भी का डाइपोल मोमेंट हो गया, तो इनकी वजह से इंटीरियर में क्या हो जाएगा, फील्ड थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत कम एनहांसमेंट होगा लेकिन फिर भी थोड़ा एनहांस हो जाएगा। तो अलाइनमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ dipoles, the interior field of material, interior field of materials get enhanced in comparison to external field, external field. This enhancement is very small, this enhancement is very small, 1 part in 10 to power 5। मीन्स अगर बाहर का फील्ड क्या है 10 to power 5 टेस्ला है तो अंदर का फील्ड कितना हो जाएगा 10 to power 5 टेस्ला प्लस 1 टेस्ला, इतना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इस के ऑर्डर के आसपास। इसी ऑर्डर का एनहांसमेंट होगा या इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ सेंस तो होता है। और जितना टेम्परेचर लो रहेगा ये एनहांसमेंट क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ओके। सो एनहांसमेंट इज enhancement in the interior field, okay, in the interior field okay, is field increases as temperature of material decreases, as temperature of material decreases and strength of external field, strength of external field increases,
ये ऑब्जर्वेशन, तो ये इंटरनल फील्ड का एनहांसमेंट क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन जो आप लिखते हैं क्वांटिटी, इससे पहले हम लोग उस पिछले वीडियोस में लिख चुके हैं। मैग्नेटाइजेशन एम, इवन इसको आप क्या लिखते हैं, काई एच, एच क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसको देखें सो एम इंटीरियर फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही कहेंगे मैग्नेटाइज अच्छा हुआ है या मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अच्छी है, या कह सकते हैं पीस का पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छा है। तो ये क्या है मैग्नेटाइजेशन, पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट, वही क्या है मैग्नेटाइजेशन। तो ये चीज बड़ी होगी जब एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज observed that magnetization of paramagnetic material is directly proportional to strength of external field and inversely proportional to absolute temperature, and inversely proportional to absolute temperature. So here this relation can be expressed mathematically. Here magnetization M is directly proportional to applied field B, external field, and M is inversely proportional to 1 upon T, and this M is equal to here C, some constant, and this is B and upon T. So B is strength of external field, T is absolute temperature, and C is constant. So C is what? Constant. Okay, and this relation is known as Curie law. Above relation is what? Above relation is known as Curie law. Curie's law. Okay, and C is what? And C is Curie constant. Curie constant. Okay, as this law was given by Pierre Curie. Okay, as this law was given by whom? Given by Pierre Curie. सो ये लॉ हो गया क्यूरी लॉ, और ये क्यूरी कांस्टेंट है यहाँ पर। इनको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आप जान रहे हैं कि एम इक्वल्स क्या होता है, काई एच ये होता है, एंड बी एक्सटर्नल फील्ड, दिस इज म्यू नॉट एच, इट इज रिटन लाइक दिस. So this relation can be rewritten as chi h equals c mu naught h,
and upon T, so Hs get cancelled here, so chi equals C mu naught by T. So this is relation. Okay. So if you go on increasing external field and lowering the temperature, absolute temperature, ultimately a situation is reached when this magnetism becomes maximum for given material. Okay, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाता, मीन्स सारे डाइपोल्स मैग्नेटाइज हो जाते हैं तब तक, तो हम इसको बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. So situation comes here, saturation magnetization. Okay, so saturation magnetization. If we go on increasing external field and decreasing temperature okay, a situation is reached when no enhancement in magnetization takes place after attaining maximum value, after attaining certain maximum value, so this maximum value of magnetization is saturation magnetization. Okay? यहाँ पर क्या होता है कि अब सारे डाइपोल्स परफेक्टली अलाइंड हो चुके हैं फील्ड में, फील्ड के अकॉर्डिंग, ओके, फील्ड की डायरेक्शन में. ओके, दिस इंडिकेट्स व्हाट, this indicates that all atomic dipoles have gotten aligned perfectly in the field. ओके, सो यही सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, ये क्यूरी लॉ है, और ये पूरा जो अभी आपके सिलेबस का जो पार्ट है क्लास 12th फिजिक्स का, ये पैरामेट्रिक मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में ये इतना ही है. बाकी और भी चीज़ें इससे एडवांस लेवल पर होंगी और होती हैं, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल ये सफिशिएंट है इतना. तो इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ बने रहिए. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. अगली बार हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे. तब तक आप अपने सुझाव और अपने मोटिवेशन हमारे तक भेजते रहिए. थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट.